हेलो एवरीवन। हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे थे और लगभग उसका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। जो भी बचा हुआ होगा उसको हम देख लेंगे किसी और में। कुछ ही पॉइंट्स बचे हुए होंगे। 6 लेक्चर हो चुका है, ये 7वां है और अब हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं लेवल 1 के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थियोरिटिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें करवा दी जा चुकी हो, बहुत आसानी से कर सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर भी अगर है कोई दिक्कत तो मुझे बताना। लेवल 1 में हम लोग सबसे पहला हमारा पड़ाव है ट्रू एंड फॉल्स का। पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम बाई फॉस्फेट इज KHPO4। क्या है सही है? पोटेशियम बाई फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला KHPO4 होता है? नहीं। तो फिर क्या होता है? दरअसल K का मैंने क्रीज क्रॉस मेथड बताया था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जिसे ये पोटेशियम का जो मॉलिक्यूलर जो सिंबल है केमिकल सिंबल वो K होता है, तो इसका वैलेंसी 1, ठीक है। और H जो बाई फॉस्फेट होता है वो H2PO4 होता है। हाँ, भले इसका वैलेंसी 1 ही होता है, ये एनायन फॉर्म करता है H2PO4 और K यहाँ कटायन है। और ये तुम क्रीज क्रॉस मेथड करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? KH2PO4 मिलेगा। ओके, तो KHPO4 नहीं होगा, KH2PO4 होना चाहिए था। तो ये हमारा क्या आ गया? ये फॉल्स आ गया पहला स्टेटमेंट। ओके, दरअसल ये तो याद करना पड़ेगा ना वे वैलेंसी। अब घर पर थोड़ी है मैंने बैठ के इसको बनाया हुआ कि बाईफॉस्फेट का ये होता है। ये तो केमिस्ट लोगों ने बताया कि हाँ H2PO4 होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, 1 फॉस्फोरस एटम होता है और 4 ऑक्सीजन एटम होता है बाईफॉस्फेट में। तो याद करने के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अब थोड़ी एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे इसका कि इसका क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वैलेंसी क्या होना चाहिए, वो पहले से है तो वही है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, द कंपाउंड्स H2O एंड D2O फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन के 2 एटम से ये क्या करा है? रिएक्शन करा है, यानी कि 16 ग्राम। क्योंकि एक चीज देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 MeU होता है, लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक मास देखोगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रहा है? 2 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक है। और फिर से देखो तो 16 ग्राम ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रहा है? 4 ग्राम D2O से, D से। लेकिन तुम्हें याद है कि ये जो D है ये और कोई नहीं बल्कि ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम आइसोटोप ही है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 मेनली आइसोटोप होते हैं, एक तो तुम्हारा हाइड्रोजन खुद, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटेरियम, ठीक है। ट्रिटेरियम इसका 3 आइसोटोप होते हैं। तो तुम देख रहे हो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से और फिर ये 4 ग्राम ड्यूटेरियम से। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम की जगह तुम हाइड्रोजन भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार जब तुमने मास लिख दिया तो एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ये किस रेशियो में दोनों सेम ही ऑक्सीजन, सेम वेट का ऑक्सीजन किस रेशियो में हाइड्रोजन से ये रिएक्ट कर रहा है? 2:4 के रेशियो से। यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ 4 ग्राम ड्यूटेरियम। ओके, लेकिन ड्यूटेरियम ही तो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि एक बार जब 4 ग्राम लिख दिया तो मैंने मास स्पेसिफाई कर दिया कि देखो ये है, तो लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो 2:4 और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है तो इसको हमने डिटेल से देखा भी था। ओके, तो इसको जाके तुम देख लेना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चलो दिखाई देता हूँ क्या बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। When 2 elements combine in different ratio to give more than one type of a product, the ratio of the masses of the element that combines with a fixed weight of the other element always bears a simple integral ratio। ये कहता है लॉ। फिक्स वेट यानी कि जैसे मैंने फिक्स कर दिया था ना 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो वो किसे 16 ग्राम ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, तो जो वो दूसरे एटम से जो जब वो रिएक्शन करेगा तो जो भी कंपाउंड्स बनेंगे अलग अलग, उनमें जो वो सेकंड वाला जो एटम होगा वो सिंपल इंटीग्रल रेशियो बियर कर। जैसे यहाँ N2O, NO2, इन सब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो मैंने 14 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, तो मैंने देखा कि 14 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कर रहा है, यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन, जबकि नाइट्रोजन की सेम क्वांटिटी मैंने ली है। तो मैंने देखा कि ये किस रेशियो में 1:2:4, क्योंकि 8 दूनी 16 और 800 के 32, तो 1:2:4 में ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे? 14 ग्राम नाइट्रोजन से, जिसका कि मास मैंने फिक्स कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर, A2X इज कंप्राइज 2 डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल एंड 1 मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। फॉल्स।
क्यों? क्योंकि A2X है, ये कोई कंपाउंड है। ओके, तो ये देख रहे हो, मैंने कहा था ना कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसमें पहले हम लोग कटायन लिखते हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि ये क्या है, कटायन है A। तो इसको क्या लिखोगे, 2 टाइम्स A प्लस X 2 माइनस, यही लिखोगे ना, इसको यही लिखेंगे ना, क्योंकि ये कटायन है। तो ये A2 का मतलब 2 एटम है किसका, A का, और X एक ही एटम है। और तुम्हें पता है कि ये एक न्यूट्रल है, ये कंपाउंड न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज है क्या, ओवरऑल नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब ए पर कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 टाइम्स A, यानी यहाँ से क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया +2, और यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि X का 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से -2, तो न्यूट्रल हो गया कंपाउंड। इसका मतलब ये 2A प्लस X2 माइनस इसका ब्रेक डाउन है। तो इसका कहने का क्या मतलब, इसका मतलब इसमें 2 मोनोवैलेंट है, 2 मोनोवैलेंट, बताया था ना, मोनोवैलेंट चार्ज 1, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 2 मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि A एक मोनोवैलेंट है और कितना है, 2 है, तो लिखा क्या, 2 मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। और यहाँ ये क्या है, 1 डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। तो इसका मतलब A2X कंप्राइज ऑफ 2 मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल एंड 1 डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। ये लेकिन यहाँ अलग दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 डाइवैलेंट नहीं, 2 डाइवैलेंट नहीं, 1 डाइवैलेंट होना चाहिए, 1 डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल एंड 2 मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, लेकिन यहाँ 1 दिया हुआ है, इंटरचेंज कर दिया है 1 और 2 को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। ये जो A2X कंप्राइज कर रहा है, ये 2 मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स प्लस 1 डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट के बारे में काफी चर्चा किया था हमने आयंस एंड वैलेंसियन आयंस वाले लेक्चर में। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने डिकम्पोजिशन में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तरह तरह के देखे थे ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब कि कोई एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है, उसको हीट करने पर वह ब्रेक डाउन कर जाए एक से ज्यादा कंपाउंड में या 2 से ज्यादा कंपाउंड में, तो या फिर 2 कंपाउंड में। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, यहाँ नाइट्राइट है, यहाँ नाइट्रेट है, इन्वॉल्व्स ओनली अ केमिकल चेंज। तो ये तो बहुत फेमस है, क्योंकि NaNO3 सोडियम नाइट्राइट का नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, NaNO3, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन, ये डेल्टा का साइन मतलब कि इसको हीट कर रहे हैं, ये क्या बनता है, NaNO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है क्या है, केवल केमिकल है, नहीं, ये केवल केमिकल नहीं है, इसमें फिजिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है। मैंने क्या कहा था, फिजिकल रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, केमिकल तो है ही लेकिन इसमें फिजिकल रिएक्शन, और वो क्या है, तो ये मेल्ट करता है, मेल्टिंग होता है यहाँ पर। तो मेल्टिंग तो एक फिजिकल रिएक्शन है ना, तो मेल्टिंग कर रहा है और साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है वे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो ये केमिकल भी है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है, ये जो रिएक्शन है जो फिजिकल भी है और केमिकल भी है। हमने इसको डिस्कस भी किया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो फिजिकल भी होते हैं, फिजिकल चेंज भी इनमें होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो ये उसी का उदाहरण, क्योंकि यहाँ NaNO3 जो सोडियम नाइट्रेट है उसका मेल्टिंग होता है और मेल्ट होकर ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेल्टिंग भी इन्वॉल्व है, नए प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, तो फिजिकल भी और केमिकल भी है। लेकिन यहाँ क्या कहा, इन्वॉल्व्स ओनली अ केमिकल चेंज, तो ओनली केमिकल चेंज नहीं है, इसमें फिजिकल चेंज भी इन्वॉल्व है, इसलिए फॉल्स हो गया। आंसर क्या हो गया, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा था। 5th क्वेश्चन नंबर, द रिएक्शन ऑफ C प्लस O2 CO, इसको क्या पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों मोनो, क्योंकि वो एक ऑक्सीजन है ना, CO2 रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक ऑक्सीजन है, इसलिए CO2 इसको कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड। और कैसे नेमिंग करते हैं, इसका रूल भी था, हमने देखा था। बाइनरी कंपाउंड है, एक से ज्यादा एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो मतलब 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसको बाइनरी कंपाउंड करते हैं। द रिएक्शन C प्लस O2 CO फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गलत, क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है। क्या देख रहे हो, यहाँ एक कार्बन तो है रिएक्टेंट में, यहाँ भी एक कार्बन है, लेकिन रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। तो जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, केमिकल चेंजेस फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन यहाँ तो रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तभी ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है, फॉलो करता है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, C+O2 है, इसको क्या है, CO है। तो क्या करो, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब कार्बन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर 2 कार्बन हो गया, इधर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बैलेंस है। अब ये कहेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन फॉलो, सभी केमिकल रिएक्शन फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। यह दिखाने के लिए कि ये फॉलो कर रहा है, बैलेंस करना पड़ता है। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये हमारा द रिएक्शन इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, मैं बार बार इसको बता रहा हूं कि इसको समझना ध्यान से। कर रहा है लेकिन ये बैलेंस नहीं ना किए। अगर कर रहा है तो तुम बैलेंस क्यों नहीं करके रखे, बात ये है ना। कर तो रहा है लेकिन तुमने बैलेंस करके क्यों नहीं रखा। अभी भी वही प्रोडक्ट है, बन रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग प्रोडक्ट बन गया है, अभी भी वही रिएक्टेंट्स है, बस बैलेंस किया। 6 वैलेंसी ऑफ सल्फर इन SO2 इज 2, गलत, फॉल्स। क्यों, क्योंकि SO2 में अगर ब्रेक डाउन करो तो यहाँ पर S+4 में होगा ना, +2 टाइम्स O2 माइनस में, क्योंकि ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर कितना का चार्ज, -2 का चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना का चार्ज, -4 का चार्ज, क्योंकि 2 × -2 कितना दे देगा, -4 दे देगा। और सिंस SO2 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब जितना माइनस चार्ज होना चाहिए इस पर, उतना ही प्लस चार्ज भी होना चाहिए। यानी -4 अगर आ रहा है टोटल नेगेटिव रेडिकल्स, नेगेटिव चार्ज कितना है इस कंपाउंड पे, -4 है, तो पॉजिटिव भी उतना ही होना चाहिए, तो +4 होना चाहिए इसका मतलब। और सल्फर यहाँ पर कटायन है, पॉजिटिव चार्ज केवल यहाँ सल्फर से आ रहा है, तो +4 होना चाहिए सल्फर का वैलेंस यहाँ, लेकिन यहाँ तो 2 दे रहा है, तो इसीलिए अब फॉल्स हो गया। यहाँ पर सल्फर का वैलेंसी 2 नहीं है, +4 है। 7 इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, फॉल्स। क्यों, क्योंकि तुम एक कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसमें कहता है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, ऑब्जर्व नहीं होता है, रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम को जब वाटर में डालते हो, जो कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनफैक्ट उसको डालते ही पानी में आग लग जाता है थोड़े समय के लिए, वो बहुत हाईली थर्मिक, ऐसा नहीं कि आग लगे रहेगा, थोड़े समय बाद बुझेगा, लेकिन हाईली। और ये क्या बनाता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, तो और प्लस हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी। और मैंने क्या बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास कंजर्व रहता है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो एक बात बताओ, पोटेशियम और वाटर का पहले से अपना कुछ एनर्जी रहा होगा, दोनों रिएक्ट किए और क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और प्लस हीट एनर्जी मिला। इसका मतलब इसका जो एनर्जी है ये इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो इसका जो KOH प्लस H2 का जो एनर्जी है वो कम होगा इसके एनर्जी से। क्यों, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, KOH में प्लस H2 में, और प्लस हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी तो बाहर निकला, तुम छुओगे उस बीकर को, हालांकि छूना मत क्योंकि वो बहुत गर्म होगा, तो हीट एनर्जी तो रिलीज हो ही गया। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना इसका एनर्जी किससे कम होगा, रिएक्टेंट से कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और कंपाउंड भी, मॉलिक्यूल भी हमें दे रहा है। तो ये जो फॉर्म हुआ प्रोडक्ट, इसका एनर्जी तो कम ही होगा ना, एनर्जी इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बाकी का एनर्जी तो हीट एनर्जी में रिलीज हो गया ना। तो इसीलिए इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, मोर की जगह क्या होना चाहिए, इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसका एनर्जी लेस होगा। बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन से मेन जो है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट ना, ये एंडोथर्मिक के लिए सही था, एक्सोथर्मिक के लिए सही नहीं था, इसलिए फॉल्स लिखा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आता है क्वेश्चन नंबर 8। द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड SO2।
अब देखो इसमें इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये 2H प्लस S माइनस 2, और इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये अभी तो हाल ही में देखा S प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स O2 माइनस, यही ना, यहाँ 1 नहीं है ये 4 है, ठीक है। तो H2S में देख रहे हो सल्फर का वैलेंसी कितना है, -2 है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज, दो हाइड्रोजन पे +2 का चार्ज, तो +2 और -2 न्यूट्रल बन गया यार, और न्यूट्रल है भी ये कंपाउंड, तो -2। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर इन हाइड्रोजन सल्फाइड इज 2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज 4, ठीक है। क्या होगा? 4 होगा। क्यों? SO2 में देख रहे हो +4 है इस पर। अब तुम ये कह सकते हो कि +2 +4 क्यों नहीं लिखे, तो +2 लिखे या 2 लिखे दोनों बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ अगर कुछ और होता, कोई अनायन होता, तब आप क्या लिखते, -2 ये सब लिखते। मतलब कोई अनायन होता तो उसका माइनस चार्ज या तो उसका वैलेंसी क्या लिखते, -1 लिखते। नहीं, इसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का तुम वैलेंसी कितना लिखते हो, 1 ही लिखते हो। ऐसा नहीं कि -1, क्योंकि वो तो माइनस दिखाने के लिए कि जो क्लोरीन है वो अनायन बना रहा है, ऐसा Cl-1, ठीक है। वैलेंसी तो 1 ही लिखोगे ना, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है उसी को लिखते हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड को ही लिखते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर 2 और 4 आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर तुम क्या करोगे, -2 -4 2 और 4 लिखते हैं, क्योंकि ये बस ये दिखाने के लिए देखो ये अनायन बना रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पर सल्फर एनायन के फॉर्म में है और यहाँ पर सल्फर क्या है, कटायन के फॉर्म में है। तो एक ही देखो, एक ही एटम दो तरह से बिहेव कर रहा है और वैलेंसी भी अलग अलग है। तो सल्फर का काफी इसको, क्योंकि सल्फर देखो 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6 होता है। तो ये चीज तुम याद ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन मैं उसी समय कराने वाला था जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा रहा था, लेकिन नहीं करवाया था उस समय। When 58 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 it gives 36 ग्राम ऑफ H2O एंड डैश ऑफ MgSO4। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशंस में देखो, इसमें पूछ रहा है कि MgO, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब किससे रिएक्ट करता है, H2SO4 से, तो ये क्या देता है, MgSO4 देता है, और प्लस में क्या देता है, H2O देता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, और हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में कि केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। हालांकि ये भी देखा था, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी कि अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करो, अगर बहुत तुम एकदम आइडियल कंडीशन ले लो, तो मास कभी भी केमिकल रिएक्शन में भी कंजर्व नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास के कुछ ना कुछ, ठीक है, मास एनर्जी सिस्टम कंजर्व होता है। लेकिन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए हम नेग्लेक्ट करके और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जाके उस लेक्चर को देख सकते हो। लेकिन हाँ, केमिकल रिएक्शन में हम लोग केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं कि मास कंजर्व होता है, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो रिएक्टेंट में देखो तो 58 ग्राम है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 58 ग्राम दिया हुआ है। H2SO4 का कितना ग्राम दिया हुआ है, 98 ग्राम दिया हुआ है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, टोटल मास लिख देता हूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 58 ग्राम प्लस 98 ग्राम इज इक्वल टू 8 8 16 9 5 14 1 15 156 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 156 ग्राम हो गया। और मान लो कि MgSO4 का x ग्राम बना है, हमको नहीं पता कितना बना, लेकिन हम मान लेते हैं कि x ग्राम बना, और H2SO4 का दिया हुआ कि 36 ग्राम बना है प्रोडक्ट में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट का तो 156 ग्राम, प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, x ग्राम प्लस 36 ग्राम। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लोकम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन यानी कि फिजिकल रिएक्शन में भी तुम ये कर देना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए था वो। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास 156 ग्राम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास ये है x ग्राम प्लस 36 ग्राम। तो यहाँ से x ग्राम की x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 156 माइनस 36, तो 0 2 1 120 ग्राम। इसका मतलब, और ये x किसको माने थे, मैग्नीशियम सल्फेट को, कि मैंने माना था कि मैग्नीशियम सल्फेट कितना बनेगा x ग्राम, तो x कितना गया 120 ग्राम। इसका मतलब मैग्नीशियम कितना ग्राम बनेगा प्रोडक्ट में 120 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड NaXSOY इज 142, देन द वैल्यूज ऑफ X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली इतना एंड इतना। तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हमने कहा था ना कि कुछ नहीं करना होता, बल्कि मॉलिक्यूल जिन कंस्टिट्यूट एटम से बना हुआ है उनके एटॉमिक नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमें मोलिकुलर वेट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन है, NaXSOY, ठीक है। तो NaX है तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें सोडियम है, Na है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 तरह के एटम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम कितना है, X है, नंबर ऑफ सोडियम एटम कितना है, X है ना, नहीं पता कितना X कुछ होगा, तो हम क्या करेंगे, और एक सोडियम एटम का कितना मास होता है, अगर तुम ग्राम एटॉमिक मास देखो तो 23 ग्राम, ऐसा तो 23 AMU होता है, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ पर क्या करोगे, मोलिकुलर वेट 142, यहाँ पर कोई अच्छी नहीं दिया हुआ है, कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, AMU है या ग्राम है, तो हम ग्राम मान लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है। हालांकि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में अंतर होता है, इसको हमने देखा था अपने लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको जरूर देखना। तो यहाँ पर क्या लिखें, X टाइम्स 23, क्यों, क्योंकि एक सोडियम एटम का मास 23, तो एक सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा, X इंटू 23। मान लो X का वैल्यू 2 होगा तो 2 इंटू 23 यानी 46 ग्राम, मतलब कुछ भी आएगा, प्लस सल्फर का कितना 32 ग्राम, ठीक है। इसको ग्राम रहने देते हैं, हालांकि 142 दिया हुआ है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिया होता 142 MU ग्राम में तो और प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, Y ऑक्सीजन है, ठीक है, Y नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 कि 16 होता है ना, तो 16 और ऑक्सीजन कितने हैं Y, तो Y गुने 16 हो जाएगा। अब सल्फर भी Y गुने 32 मत कर देना, क्योंकि सल्फर एक ही है, केवल यहाँ एक ही सल्फर का एटम है, देख रहा हो S इज, तो ये और ये कितना दिया हुआ 142 दिया हुआ है ना ये चीज। तो यहां से क्या आ जाएगा 23X प्लस 16Y इज इक्वल टू 0 1 110, ठीक है। अब यहाँ पर तो ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होगा, क्योंकि अगर तुम इसको, और हाँ एक चीज और, ये तो यहाँ से ये ट्रायल एंड मेथड से, लेकिन एक चीज और भी तुम देखो, यहाँ पर X टाइम्स क्या होगा, एक चीज और भी देखो, क्या हम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये तो मोलिकुलर वेट से आ गया, लेकिन अभी भी X और Y नहीं पता है और एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, क्या वैल्यू निकलेगा, नहीं। तो X टाइम्स Na प्लस 1 होगा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, X टाइम्स Na प्लस 1 प्लस Y टाइम्स क्या लिखोगे, Y टाइम्स SO, लेकिन ये भी तो नहीं पता है, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगाना होगा। अगर तुमको इस तरह से पता है तो ठीक है, जिसमें एनाइंस को हम लोग बैलेंस करते हैं, क्योंकि देन द वैल्यू ऑफ X एंड Y, तो यहाँ पर क्या करो, एक बार इसका वैल्यू 2 रखो, ठीक है। अब वही तरीका बचा है, एक बार X का वैल्यू, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, हम बार बार चेक कर वैल्यू करा के चेक करते हैं कि क्या ये उस पर फिट बैठ रहा है नहीं। तो X इक्वल टू 2 पुट करो, तो X इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 2 46 हो जाएगा, प्लस 16Y इज इक्वल टू 110, तो 16Y बराबर कितना हो जाएगा 110 माइनस 46, तो 4 और 6, तो Y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब X का वैल्यू 2 और Y का वैल्यू 4, वैसे भी ये शुरू से ही दिख रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि ये Na2SO4 ही है, जिसको हम की सोडियम सल्फेट कहते हैं, देख रहे हो Na2SO4। तो X का वैल्यू 2, Y का वैल्यू 4, शुरू से ही मुझे दिख रहा था, जो लोग पहले से पढ़ोगे उनको भी पकड़ में आ गया होगा बिना एक लिखे भी। लेकिन क्योंकि Na2SO4 ही वो कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर वेट 142 MU होता है या 142 ग्राम होता है ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, देखो ना करके, 46 प्लस 32 प्लस 64, ये 142 दे देगा। लेकिन अब ये है कि आपने X इक्वल टू 2 ही शुरू में क्यों लिखा, आप X इक्वल टू 1 भी तो लिख सकते थे, हाँ चलो लिखते हैं 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 23 प्लस 16Y इज इक्वल टू 110, तो 16Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 16Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर X इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 16Y इक्वल टू 110 माइनस 23 हो जाएगा, और Y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7
और ये हो जाएगा 8/16। क्या ये इंटीजर है? नहीं है इंटीजर ना, क्योंकि 16 का 16 से 32 होती है 48, 16 64, 16×5 80, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, 16×4 64, 5.4 कुछ आएगा। और क्या इंटीजर में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है कि वो डेफिनिट इंटीग्रल रेशियो में क्या होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है तो जो एटम जो बनते हैं, जो एटम जो जिस रेशियो में होते हैं वे इंटीग्रल रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या 1:5.4 में है क्या Na और जो भी है सल्फर, जो भी हमने एसओ माना था, सल्फर ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन था, नहीं ना, ये हमेशा इंटीजर आना चाहिए। तो जब हमने 2 पुट किया तो y=4 आ रहा था। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हो। और एक चीज मैं देखता हूँ कि x इंटू अगर 1 करें और प्लस इसको क्या करें, इसको 2 रखें और प्लस y टाइम्स -2 रखें तो ये 0 देना चाहिए। क्या सल्फर को यहाँ +4 रख सकते हैं, क्योंकि x + 2 - 2y = 0, तो x - 2y = 2। और शुरू में क्या था 23x + 16y = 110, 23x + 16y = 110। तो अगर x का वैल्यू 23 × 2 + 2y पुट कर दिया प्लस 16y = ये बस ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, आंसर आ गया 2 and 4। ठीक है, 23 46 प्लस 23 46 y प्लस 16y = 110। तो 6 6 12, 4 5 1 6 = कितना हो जाएगा 4 और इसको 6, तो y = 64 y 62 नहीं। ठीक है, उसको ट्रायल एरर मेथड से ही करना होगा। आते हैं 11 क्वेश्चन नंबर पे। ये एसएन क्या है, एसएन किसका केमिकल अथी है, सिंबल है टीन का, टीन को एसएन प्लस एचएन होती है नाइट्रिक एसिड है। तो टीन और नाइट्रिक एसिड मिलके इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बता सकता है कोई? स्टैनस, मुझे लगता है ये क्या है, स्टैनस नाइट्रेट है, क्योंकि टीन 2 तरह के वैलेंसी शो करता है, मुझे बताना कौन कौन से। और प्लस H2O प्लस ये NH4NO3, तो वैलेंसी ऑफ SNR, तो वैलेंसी ऑफ SNR तो रेक्टेंट में तो 0 है, क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री स्टेट में है, SN किसी के साथ जुड़ा हुआ है नहीं है, तो यहाँ वैलेंसी क्या है 0 है। फ्री स्टेट में कोई भी एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वैलेंसी 0। और यहाँ पर क्या है, तो ये SN NO3 का होल 2, तो इसको क्या लिख सकते हो SN +2 + 2 टाइम्स NO3 माइनस, क्योंकि NO3 का 2 टाइम्स दो मॉलिक्यूल है, तो 2 टाइम्स NO3। और नाइट्रेट कैसा ये आयन है, मोनोवैलेंट है, एक चार्ज होता है और ये अनायन फॉर्म करता है -1 चार्ज का। और ये यहाँ पर +2 होगा तभी ना +2, और ये यहाँ से -2 तो ये आइटम को न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पर एसएन का कितना वैलेंसी है 2 है, और रेक्टेंट में 0, तो 0 रेक्टेंट में है और प्रोडक्ट में टीन का वैलेंसी 2 है। बाकी और कहीं टीन बन रहा है, यहीं पर ना केवल टीन यहाँ का आ रहा है एसएन, यहाँ तो H2, यहाँ NH4NO3 प्रोडक्ट में, तो 0 है रेक्टेंट में इसका वैलेंसी और 2 है प्रोडक्ट में। रेक्टेंट में 0 है और प्रोडक्ट में एसएन यानी टीन का वैलेंसी 2 है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन बाइनरी कंपाउंड्स द सफिक्स फिल द ब्लैंक्स इज एडेड टू द सेकेंड एलिमेंट। तो मैंने देखा था कि बाइनरी कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हो, बाइनरी का मतलब 2 है ना, तो सफिक्स जो ऐड करते हैं वो आईडी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल MgCl2, इसको क्या पढ़ते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो सेकंड हम लिखें, जो सेकंड, ये पहला तो हमने कटायन को लिख दिया मैग्नीशियम जो उसका नेम है, लेकिन क्लोरीन ना लिखे क्लोराइड लिखें तो सफिक्स ऐड हुआ आईडी। उसी तरह से CaCl2, मतलब कई सारे, तुम NaCl ले लो ना, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन ना लिखे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन ना लिखे। तो सफिक्स है जो सेकंड एलिमेंट है क्लोरीन, उसमें हम सफिक्स आईडी ऐड करते हैं। हमने देखा था कि ये नियम होता है। ठीक है, 13 द रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस है। क्यों? देखो ना NaCl एक NaCl प्लस NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और इसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है NaCl प्लस H2O देता है,
ठीक है, ये सॉल्ट है प्लस वाटर है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया क्योंकि ये बेस और ये एसिड है, तो सॉल्ट प्लस वाटर दे दिया। तो ये तो, लेकिन इसका रिवर्स, यानी कि अगर NaCl में तुम H2O डालोगे तो फिर तो यही दे देगा ना, NaOH प्लस HCl। तो हाइड्रोलिसिस और कुछ नहीं है, बल्कि हाइड्रोलिसिस को क्या डिफाइन करते हैं, हाइड्रोलिसिस को अगर कोई पूछे कि हाइड्रोलिसिस क्या है, तो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड, केमिकल ब्रेकडाउन देखो NaCl का केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, NaOH प्लस HCl, हाइड्रोजन जाके Cl से मिल गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, ठीक है। वाटर के हाइड्रोजन से Cl रिएक्ट किया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, और वाटर के हाइड्रोक्साइड से, वाटर के OH माइनस भी है ना, तो हाइड्रोक्साइड से सोडियम रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो हाइड्रोलिसिस और कुछ नहीं है बल्कि केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड, लिख लो, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन से, वाटर से साथ रिएक्शन करने से अगर किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस हो गया। तो रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन का जो, द रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस किसका, NaCl का, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और थ्योरी नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो, प्लेलिस्ट बना दिया गया, और आगे फिर लेवल 2 लेवल 3 के अच्छे क्वेश्चंस को लाया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।